प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कम्युनल वायलेंस का। पिछले लेक्चर के बाद हमने ये अच्छे से सीखा कि कम्युनल वायलेंस, इंसर्जेंसीज, टेररिज्म एंड एजिटेशन के बीच के कुछ बुनियादी अंतर हैं। कई लेवल्स पर हमने उन डिफरेंसेस को असरटेन किया, यानी कि असेस और अंडरस्टैंड किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये समझा कि कम्युनल वायलेंस से एसोसिएटेड कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं। उन फीचर्स को समझने के लिए हमारे पास ऑथर के द्वारा गिवन 2 थ्योरीज हैं। इनके वाया हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे फैक्टर्स वी विल स्टडी, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। थ्योरीज जब मैं बात करता हूँ तो कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा कि आपको एग्जाम में ये सोशल बैरियर थ्योरी नाम से कोई क्वेश्चन आएगा। देखिए, आपको ये थ्योरी का नाम नहीं रटना है। आपको इस थ्योरी के तौर में क्वेश्चन भी सीधे नहीं आएगा कभी। लेकिन फिर हम ये नाम क्यों लिखते हैं? पहले तो टर्म को पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए लिखा है। और दूसरा, आपको इसमें गिवन कंटेंट ग्रैस्प करना है, क्योंकि जब आपके सामने ये सवाल आएगा कि बड़ी तादाद में युवाओं में एक अग्रेशन फैल रहा है, इसके क्या कारण बन सकते हैं, तब आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आंसर करने के लिए। ये थ्योरी उस कॉन्सेप्ट तक लेकर के जाएगी आपको। तो एग्जाम में आपके लिए कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपको किसी ऐसी थ्योरी का नाम याद नहीं है कि मिडिवल यूरोपियन समय में कोपरनिकस ने इस नाम से थ्योरी दी थी, तो आप वो थ्योरी का नाम याद करें। नहीं, आपको सिर्फ इतना ही पता होना काफ़ी है कि कोपरनिकस ने बताया था कि सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो जब हम कोई थ्योरीज़ के नेम लिखते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट जनरल स्टडीज़ में इन थ्योरीज़ के नाम से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको नहीं आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट गिवन है, थ्योरी का नाम कॉन्सेप्ट तक ले जाने में काबिल बनाता है आपको, इसलिए मैं नाम लिखता हूँ। ओके, इवन आई कैन अवॉइड दिस नेम। आई कैन सिंपली से थ्योरी ऑन कम्युनल वायलेंस, बट दैट पॉलिटिकल थिंग्स आर नॉट गुड। ऐसी चालाकियाँ मैं नहीं करता। नाम लिख दिया है, मीनिंग इसी से समझ आएगा। उसके बाद आप इसे भूल भी जाएं, कॉन्सेप्ट पे बात करिएगा, कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करिए, क्योंकि कम्युनल वायलेंस पे लिख रहे हैं, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं लिख पाएंगे। हवाई बातें तो चलेंगी नहीं, इसलिए हम ऐसी ऐसी थ्योरियों के नाम यूज़ करते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो पहले एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जो अब तक सारा पढ़ा कम्युनल वायलेंस का, उसके ऊपर ऑथर ने बड़ी सुंदर मैनर में उसे एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने भी ये लिखा ताकि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपके पास एक टेक्निकल एक्सप्रेशन भी हो लिखने के लिए। तो ये पढ़िए, सुनिए। तो वो लिखते हैं, कम्युनल वायलेंस क्या है? इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस। बेसिकली इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस। कम्युनल वर्ड कम्स फ्रॉम कम्युनिटी, so it's a community violence. Communal violence, it is a collective violence when large sections of people in the community fail to achieve their collective goals or feel that they are being discriminated against the other community, feel they are being discriminated against and deprived of equal opportunities. They feel frustrated and disillusioned, and this collective frustration leads to collective violence. देखिए, सरल भाषा में समझने का प्रयास किए। देखिए, किसी भी एक समुदाय में जब एक बड़ा संख्या बल, एक बड़ा वर्ग, एक कम्युनिटी के अंदर एब्सोल्यूट तो कभी भी नहीं होती कोई चीज़। यहाँ पर भी अभी हम कुछ डिसाइड करें तो वो एब्सोल्यूट शायद ना हो, 2-4 लोगों से सहमत ना हो। हम व्यापक तौर पे ही चीज़ों को डिसाइड करते हैं, मतलब मेजॉरली या कंप्रेहेंसिवली। ओके, एक कम्युनिटी के अंदर जब अच्छे खासे लोगों को ये लग रहा हो कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस हुई हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, वो कौन करता है, कैसे होता है, पढ़ेंगे। पर दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, उन्हें समान अवसर नहीं मिलते हैं। दे आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें समान रूप में संभावनाएं नहीं मिलती हैं, अवसर नहीं मिलते हैं जो शायद दूसरी कम्युनिटी को मिल रहे हैं। जो प्रिविलेजेस, जो बेनिफिट दूसरी कम्युनिटी को मिल रहे हैं, वो इनको नहीं मिल रहे हैं। तो नेचुरली इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ही हो रही है। जब अधिकतर लोगों को एक समुदाय में ये भावना आने लग जाती है, तो वो ये देख पाते हैं कि अपने कल्चर को लेके, हमारे परिवारों को लेके, हमारे अपने जीवन को लेके, हमने अपने लिए जो भविष्य सोचा था कि हम अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डोमेन्स को इस मैनर में नर्चर करेंगे, हम विफल हो रहे हैं इसमें, हम नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि भेदभावपूर्ण माहौल है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं। हमें तमाम जगहों से, दफ्तरों से, नौकरियों से, रोज़गार करने के अवसरों से, शिक्षा के अवसरों से डिप्राइव किया जा रहा है।
ऐसे में तो हम अपने लिए जो भी विचार, अपने जो भी हमारा एक इमेजिन्ड सोसाइटी थी, हम तो कंप्लीटली फेल हैं। ये लगातार मिल रही विफलताएं, ये फेलियर की फीलिंग एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है। दैट फ्रस्ट्रेशन, दैट यू आर अनेबल टू परफॉर्म द एक्शंस और द वर्क दैट यू वांट टू परफॉर्म। आप करना चाहते हैं जो चीज़ें, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। कंपल्शंस हैं आप पर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर सपोर्टिव नहीं है, एंड यू आर लैकिंग द रिसोर्सेज, एंड इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर लैकिंग द विल इन इटसेल्फ कि सोच के भी क्या फ़ायदा, कर तो पाना नहीं है। इससे पैदा होती है एक फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली एक रूप धारण करती है और वो वायलेंट फॉर्म होती है। तो जब आप इस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो फिर वायलेंट मैनर में एक्सप्रेस होती है। किसके अगेंस्ट? कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट हो सकती है, जो कम्युनिटी आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन रही है और आपको डिप्राइव कर रही है। किसी ऐसे पावर एलीट ग्रुप के अगेंस्ट हो सकती है, जो एलीट ग्रुप, दैट पावर ग्रुप आपको दबा रहा है, आपको इस माहौल में रखने के लिए मजबूर कर रहा है। गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, जो किसी एक समुदाय विशेष का साथ दे रही है, या जो इनके खिलाफ, या जो इनके खिलाफ कदम उठा रही है, या इनकी डेवलपमेंट के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हो सकता है। किसी नियम कानून के अगेंस्ट ये गुस्सा फूट सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, पर कॉमन चीज़ है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आई क्योंकि आप लगातार फेल हो रहे हैं उन एक्सपेक्टेशंस को सर्व करने में जो आपको लगता है कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, जायज़ हैं, विधि सम्मत इच्छाएं हैं, आपकी पूरी होनी चाहिए। दूसरों की हो रही हैं तो आपकी क्यों नहीं? और वो नहीं हो रही हैं पूरी क्योंकि आपको लगता है आप डिस्क्रिमिनेटेड हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आपको डिप्राइव किया गया है। वो फ्रस्ट्रेशन फिर वायलेंस की फॉर्म में निकलती है। मैं दोबारा लाइनें पढ़ देता हूँ, आप इसे ज़रा इमेजिन कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। सो इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस when large sections of people in the community fail to achieve their collective goals or feel that they are being discriminated against and deprived of equal opportunities, they feel frustrated and disillusioned. उनके भ्रम टूट जाते हैं। उन्होंने जो सपने देखे होते हैं ना कि मिलजुल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तरक्कियां करेंगे, सब विकास, सबका साथ, इन्हीं का साथ बस, इन्हीं का विकास बस, अपना नहीं, हमारे बच्चे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये डिसइल्यूजन एंड दिस कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन लीड टू कलेक्टिव वायलेंस। समझ आ गया भाई? एक तो इससे ये भी चीज़ समझ आ रही है पढ़ना कैसे चाहिए किताबों को। जब हम ऐसे रीड करके एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ये भी तो समझ आता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक भी तो शब्द मेरा खुद का पैदा किया नहीं है। ये तो किताब ही लिख रहा हूँ, मैं किताबें कॉपी कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली उसे समझा ऑर्गेनिक मैनर में रहा हूँ, आपके बिहेवियर का हिस्सा बना रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। लॉजिकली समझे हम तो घर पे बुक्स भी ऐसे पढ़नी है, लेकिन अगर कहीं ऐसे पढ़ने लग गए तो नुकसान है। कैसे? इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस, इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस, कलेक्टिव वायलेंस, कलेक्टिव वायलेंस, कलेक्टिव। When large sections of the people in the community fail to achieve their collective goals, when large section of the people in the community fail to achieve their collective goals, when large section, भाई बस ये तैयारी छोड़ो, फिर तैयारी छोड़ो, जल्दी कुछ काम धंधा करो, काम धंधे में लगो, पैसा कमाओ, शादी बनाओ, बच्चे पैदा करो, उनको तैयारी कराना, तुम्हारा हो गया। ये पहला कांड जो हम करते हैं। दूसरा कांड, इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस व्हेन लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी फेल टू अचीव देयर कलेक्टिव गोल और फील दैट they are being discriminated against and deprived of equal opportunity. They feel frustrated and disillusioned, and this collective frustration lead to collective violence. कोई कमेटी का नाम नहीं है, कोई बॉडी का नाम नहीं है, कोई MCQ नहीं निकल रहा है इसमें से, कोई डेट इवेंट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। ये यूजलेस पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ, however it is not the whole community which launches a violent protest. In fact ये सारा कहानी है यार, ये बुक सारी कहानी बुक है। मुझे वो सर का नोट्स पढ़ना है जो एकदम गाय का दूध निचोड़ के देते हैं। इसमें तो पूरी लाइनों में कोई MCQ नहीं आया। जब फिर आ जाता है ना क्वेश्चन पेपर सामने, फिर
फिर जब वो पूछ लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज हाईली रिलेटेड टू विच, फिर जब 4 स्टेटमेंट आते हैं वो कहते हैं एमसीक्यू क्यों नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग है बेटे, तुमको एमसीक्यू मशीन बना के तो डीसी नहीं बनाना है, उसके लिए तो कंप्यूटर हैं। ऐसा डीसी चाहिए आपको जो एमसीक्यू में बहुत अच्छा है। आपके ज़िले के लिए कैसा डीसी चाहिए? जो सोच समझ में बहुत सुलझा हुआ है, विचारों में बहुत ही व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव है, तमाम संस्कृतियों, तबके, दलों, संगठनों से जुड़ सकता है, समस्याओं को समझ सकता है। या जो एमसीक्यू मास्टर है, पहले चलते थे ना, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग रखते थे, मैथ मास्टर बड़ी कैलकुलेशनें करके रखते थे, तो कहते थे नहीं ह्यूमन कंप्यूटर। उनके शो भी लगाने जाते थे। क्या सीखे उनसे, क्या प्रेरणा मिली? आप बन गए ह्यूमन कंप्यूटर। वो ठीक है, वो चीज़ें वो अलग है। मेन एलिमेंट इज द अंडरस्टैंडिंग। द बेटर यू विल अंडरस्टैंड, द बेटर पर्सनैलिटी यू विल बिकम, द रेलिवेंट पर्सनैलिटी यू विल बिकम, द बेटर पर्सनैलिटी यू विल बिकम। They want exactly the same. You can easily understand the question paper and then you can answer it. Simple. Okay. So do try to understand the things. उसमें बस हर समय शिकारी की तरह, गिद्धों की तरह मांस मत ढूंढते रहना, हड्डी। वो सारा ये सारा जो सामने पड़ा है शिकारी है, इसको खाओ और न्यूट्रिशन लो, खत्म कहानी। तो 2 तरह की रीडिंग गलत है। पहले जो समझाया जैसे रीडिंग है ऐसा कर लो और इसे अब छोड़ दो। अब 50 साल बाद भी कोई पूछे कि अंकल 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 आंटी, ये जो लोग सब जो हो रहा है, कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहा है, तो ऐसे मत बोलो कि वो टाइम हो गया पड़े हुए बेटा, तुमने तो वो बात पूछ ली जो सन 2023 में अगस्त के महीने में कभी सर ने पढ़ाई थी, अब तो 2056 चल रहा है। उनको समझाओ कि बेटा प्रत्येक इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल बेटे ग्रुप में आता है, कम्युनिटी बनाता है। क्यों बनाता है बेटा? क्योंकि कम्युनिटी का एक कलेक्टिव गोल होता है कि सारे मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी विल ग्रो। कैसे? बाय जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर, एक दूसरे से हाथ मिला के हम सबका विकास करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे घर में अपन अलग अलग एज के लोग रहते हैं, छोटे बच्चों को कमाने की चिंता नहीं, क्योंकि बड़े हैं, बड़े ना हो तो उनके साथ एक वर्ड जुड़ जाता है ऑर्फन्स, अनाथ। क्या विकास होगा फिर उनका? बड़े छोटे बच्चों की तरह नहीं कर सकते कि हमें कोई खिलाओ। बड़े छोटों को देखते हैं, उनकी नटखटपन, उनकी किलकारियाँ, खुश होते हैं, काम के बाद की थकावट उतर जाती है। छोटों की ये भूमिका है। ऐसे परिवार में अलग अलग आयु के, अलग अलग काम धंधे के, अलग अलग स्किल के लोग जुड़ के एक हेल्दी फैमिली बनाते हैं। इसका कारण है कि हर कोई अपने उस उम्र, उस जिम्मेवारी को बेटर कर पा रहा है। ऐसे ही समुदाय बनता है। तो इंडिविजुअल ग्रुप में इसलिए आते हैं क्योंकि कम्युनिटी एज अ होल ग्रो करे, ताकि सबके कलेक्टिव, एक कम्युनिटी का कलेक्टिव गोल है ना, वो पूरा होगा कि हमारे सब्सक्राइब्ड मेंबर्स विल ग्रो। और वो कैसे होंगे ग्रो? तो बच्चे को समझाएंगे बेटे वो कैसे ग्रो होंगे। अगर उन्हें रिसोर्सेज में शेयर नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अवसर नहीं मिल रहे हैं, अगर उन्हें लिटरेसी एजुकेशन में हिस्सा नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छा निवास नहीं मिल रहा है, अच्छे रहने लायक इलाके नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकली कोई पार्टिसिपेशन नहीं दी जा रही है बच्चों, उन्हें चुनाव में खड़े होना, वोट डालना, अपने नेतागण चुनना नहीं हो पा रहा है कुछ भी। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो उन्हें लगता है कि वो वंचित कर दिए गए हैं, डिप्राइव हो गए, उनके अगेंस्ट भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। इस कारण वो बार बार फेल होते हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में, जो प्रॉमिस उन्होंने किया था जब वो एज अ कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आए थे कि हम कलेक्टिवली ग्रो करेंगे। तो वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। यही फ्रस्ट्रेशंस अल्टीमेटली एक वायलेंट एक्सप्रेशन ले लेती है अगेंस्ट ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस, against all the groups who meted those discrimination, against all the policies and the apparatuses of the government who supported those discriminations. ये frustrations एक violent रूप ले लेती हैं मेरे बच्चे, इसलिए वायलेंस होता है। बच्चा कहेगा क्या बात है अंकल, कमाल पढ़ाई की थी आपने, मतलब अब मुझे लाइनें सारी समझ आ गई जो लिखी थी कॉपी में।
ये नहीं किया तो फिर अंकल तो बस फिर बेटे दंगे नहीं करने चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फालतू कॉन्सेप्ट है, छोड़ो। तुम क्यों हिंसा की बात करते हो? गांधी जी ने कहा है अहिंसा परम धर्म। तो गांधी जी ने यही कहा है, पर गांधी जी ने इसलिए कहा है कि पहले लोगों को समझ तो आए हिंसा के क्या क्या नुकसान है, हिंसा का क्या कारण है। अंकल हिंसा समझा नहीं पा रहे, ऊपर गांधी जी का पाठ सुना रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म। तो द कॉन्सेप्ट इज कि कॉन्सेप्ट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो अगर लाइफ टाइम का काम निपट जाता है, लोग कहते हैं सर इतनी इतनी मोटी किताबें रिवाइज कब करेंगे, कैसे करेंगे, कब में रहें। ठीक है, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि पटकाई बम कहाँ है, लुशाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये ठीक है, 1-2-3 बार देखनी पड़ती है, ये अच्छी बात है, समझ ली। ये हिमालय की फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट ही आपको उड़े पड़े हैं, तो फिर तो क्या ही तैयारियां हैं। ठीक है, किसी ने पूछ लिया मदान कमेटी कब बनी थी, कोई पूछ ले कि काका कालेलकर कमेटी कब बनी थी, ठीक है, डेट भूल सकती है, कमेटी भी कई बार भूल जाती, ये तो फैक्ट हुआ, ये तो रिवीजन में निकल ही जाना है। लार्जर कॉन्सेप्ट ही बैठे हुए हैं रिवाइज करने, मतलब किताब इतनी मोटी लेके बैठे हैं और कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो रहा है पूरा। फिर कह रहे हैं सर इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, 4 पेजेस ही हुए मेरे से सारा दिन में, और किताबें खड़ी है मेरे सामने 12। तो कॉन्सेप्ट ही मतलब रिवाइज कर रहे हो लिटरली, मतलब यही रिवाइज कर रहे हो कि खाना खाना है मुझे। मैं अगर रिवाइज ना करूँ शाम को तो रात का डिनर मिस हो जाता है। मैं अगर शाम को ये रिवाइज ना करूँ 4 बार खाना खाना है, खाना खाना है, तो रात को छूट जाता है भाई। इट इज़ अ नेचुरल थिंग, इट इज़ अ नेचुरल थिंग। खाना खाना ये भूल सकता है कि चाय में शुगर फ्री गोलियां डालनी थी, वो थोड़ी एक फैक्चुअल चीज़ है जो नई नई जुड़ी है, पर यही भूल गया कि खाना खाना है। चाय नहीं भूलती किसी को भी, गोलियां डालना जरूर भूल सकते हो। तो माड़े मोटे फैक्ट भूल गए, थोड़े बहुत नाम भूल गए, चलता है। यही भूले पड़े हैं कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, मोटे मोटे वही नहीं याद आ रहा। कहते कारण तो एक तो था वो, एक जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था एक, हाँ, एक लैप्स था। तो इसका मतलब तुमने 1757 की प्लासी की लड़ाई से 1857 तक के भारत को जाना ही नहीं, तुमने ब्रिटिश एरा समझा ही नहीं। फिर इसका मतलब तुम्हें उस समय की किसानों के हालातों के बारे में तुमने नहीं जाना, उद्योग जगत को तुमने नहीं जाना, सोशल चेंजेस जो आ रहे थे तुमने नहीं जाना, तुमको कुछ पता नहीं है। और अब तुम 10 पेजों में पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स लिखे हैं, कॉजेज ऑफ द 1850, अब तुम लगे उन्हें दोबारा से पूरा अब समझने बैठे हैं। यहाँ से बच्चों प्रॉब्लम्स आती है। तो सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बट यही तो उसकी ब्यूटी है, वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बना के छोड़ देता है। सिलेबस ही कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे सारी जिंदगी और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तो सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव ही रहेगा। फिर जब आप किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं, उस पर्वत के शिखर पे आप जब खड़े हैं, आप उस पर्वत से ऊंचे हैं, क्योंकि शिखर पे आप उसके खड़े हैं। अब पर्वत आपसे ऊंचा कहाँ? उत्तर दीजिए मुझे इस बात का। जब हम शिखर पे खड़े हैं तो हम पर्वत से ऊंचे हैं। 88,848 के माउंट एवरेस्ट पे जब आप खड़े हैं तो आपका भी तो 5 फुट का कद उस पे जुड़ा है, अब ऊंचाई कुछ और है। लेकिन पर्वत पे भी चढ़े हैं और पर्वत अभी भी हम पे चढ़ा हुआ है। सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव किया है, पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस सिलेबस की बनी हुई है, हम आज भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं। किसी ने पूछ लिया साम्यवाद समझाओ, बड़ा है, बड़ी डिटेल में बड़ा है, वो वही है सारी डिटेलिंग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम्युनिज्म समझा दो, सोशलिज्म समझा दो, बहुत अच्छे से किया था, कराया भी था, अच्छी किताब भी थी, सब अच्छी बातें वही रह गई, कुछ भी अच्छा याद नहीं आता। दैट इज द डे ऑफ ब्रेक डाउन, उस दिन ब्रेक डाउन हो जाता है कैंडिडेट का। ओके, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये क्यों होता है? शुरुआत में जब अच्छे से कभी पढ़ने लगे, तमाम दुनिया मदद करने आ जाती है जो आज तक नहीं आए थे। ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है, इतना डिटेल, ये तो ऑप्शनल है, वो प्रीलिम्स था, ये जीएस है, वो एथिक्स था, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो हम तब सेटल्ड होके पढ़ नहीं पाते, जहां मन टिकता है तैयारी में, थोड़ा सा ध्यान लगता है, वहीं घबराहटें पैदा होने लग जाती हैं कि शायद ऐसे तो नहीं पढ़ना था, और समझाने वाले
इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि उनसे ये कहो कि हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था मेंस का, हम मान रहे हैं आपकी बात कि कहीं कुछ भी नहीं आना है, सिलेबस में कुछ भी नहीं है, सब तो आउट ऑफ सिलेबस बातें वो नहीं पढ़नी है, पर उसमें एक बात आई थी सेक्युलरिज्म, इंडिया वाला और वेस्ट वाला, वो समझा दो दीदी भैया। अभी कहाँ से समझ लोगे तुम सेक्युलरिज्म, पहले पॉलिटी तो पढ़ लो थोड़ी। भैया खुद समझ आए तो भैया समझाए। So those who are furnishing the suggestions are ultimately not prepared. That is why all are trying hard to give suggestions to the other one, because if they are prepared, they must know the reality of the examination and the needs of the society at this present moment, that what kind of officers are required in this nation right now. They will never ever try to curb your growth, the expansion of your domains. They will never try to make you feel comfortable that if you are learning right, you are doing something wrong, because you are going so comprehensive. Look, nothing is comprehensive and nothing is ultimately narrow. The things are always relevant. If you are getting the content right, it is relevant for you. So it ultimately depends that when you will get the content right. That's all. Look, question paper and the exam, it is not uncertain, it is not ultimately chaotic. It is relevant, but it is all encompassing. It is very comprehensive. Only the comprehensive personality can answer those questions. And at that very point, you will feel that the comprehensiveness of question is somewhere beyond the level of your understanding. It means indirect answer is your comprehensiveness is highly short in front of the comprehensiveness of the question. So the relevant things will be there. You need to be equally relevant to answer those things. Look, all the issues are highly intertwined, integrated. We have ultimately covered the topic of poverty in social problem. I'll show you one thing. You need to observe this definitely. Look, when we have covered the polity question in the social problem, there were questions in the NCERT, 11th class NCERT book. Look, you cannot answer those questions unless until you are getting the concept of poverty comprehensively. For that, we have delivered different lectures on poverty, but you can see that this is the 2018 question paper of General Studies mains. It is not the optional question paper, it is General Studies question paper, and you need to understand the question is, question number 9, despite implementation of various programs for the eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. Look at the comprehensiveness of the question. It is so comprehensive. You need to explain the concept of poverty in a comprehensive manner. These are the elements of poverty. Poverty is not only the income poverty. There are different types of poverty. And then you need to answer. In all the lectures of poverty, we have ultimately discussed every element of this particular section. That why we are not getting that success in the eradication of poverty by having so many programs from the time that is 1950. Okay, so when look at the question, answers are far away. If someone is capable to completely get the meaning of the question right, I can give that person full marks. Not the answer. I don't want answer. The question is, caste system is assuming new identities and associational forms. When I will teach society, they will ask, they will say, look, this is a part of optional sociology. Why you are learning society so in a so comprehensive manner? Then we will say, oh, yeah, sahi. But the question number 8 in the GS paper 1 in the mains of 10 marks, the caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India. Comment. आंसर बहुत दूर है, क्वेश्चन ही समझाएं पहले देसी भाषा में. So my guidance, my guiding light, my framework is UPSC in itself. I don't listen to the videos of the motivational speakers or the institutes or someone else.
The UPSC question papers are more than enough to teach you, to guide you that in what manner, from which area, from which authors you need to cover the syllabus. They are more than enough. They are more than sufficient. The 10 to 15 year question papers having depth analysis by devoting 1 month. Look, you cannot assess the question paper of the UPSC by simply having a glimpse. Okay, this is not like that. Questions are very deep. You need to give at least 1 month to understand the 10-year or 15-year question paper of GS 1, 2, 3, 4. Only then you can identify that what kind of framework you need to follow, what kind of authors you need to study, and what kind of mindset and mentality you need to nurture by reading those authors. That's the requirement. There is the question, look at the question. Question number 10. How the Indian concept of secularism different from the Western model of secularism? Discuss. No events, no dates, no facts are required. Questions are conceptual. They are all encompassing, covering different branches of syllabus. That's why they are so integrated. Discuss. Look at the question. The student in the class asked a question, the difference between the union territory and the state. I have answered that question today. There is a question. Look at the beauty of the question. Discuss whether formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India. Look, this is the GS1. This is the GS1. The syllabus is clearly mentioned. It's clear. The GS1 cover the geography, history, and society of India. Okay, and the question is on the economic element of the formation of the new states. Look at the integration of the different subjects. Is that viable to create endless number of states in India? When you are going to consider their cultural demands, don't you think about the economic viability of that particular state? So that is why the exactly question is discuss whether the formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India. कितनी नॉलेज चाहिए इसके लिए? इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, द नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड द डिफरेंट डिमांड्स गिवन बाय द डिफरेंट स्टेट्स. दे आर डिमांडिंग विदर्भ, दे आर डिमांडिंग हरित प्रदेश, दे आर डिमांडिंग बोडोलैंड, दे आर डिमांडिंग उद्यांचल. Many things are there. Why the government of India is not serving those demands? Look, exam is very clear. There is no dilemma with the question paper, no dilemma with the examiner, no dilemma with the examination. There is only dilemma that is in the mind of the aspirants. That is, I am not saying that they don't want to study hard, they don't want to give time. What I can say that relevant study is required. Whatever they are reading, whatever they are studying, no matter, they need to grasp the concept. They need to understand that concept in a comprehensive manner. Only then they can justify their time, their resources devoted into the preparation. Otherwise, they will feel all the resources will go into vain, and they will feel the whole practice of preparation as a futile practice. A genuine candidate devoted any time for the preparation will never ever say that I have wasted my time. Never ever say. They will never say this. They will always proclaim proudly that I have given 1 month, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5, 6, many years to the preparation, and this is what I am right now. It is due to my preparation. But the condition is genuine devotion is required. A relevant study is required. Okay, so non-chaotic, a clear-minded, dilemma-free study is required. So that is the way of reading of the books, newspaper or be it anything. You need to read it right. You need to strengthen your word power. You need to understand the faculty that you are reading. There is a faculty of social problem. Likewise, the terminologies are in that manner. Okay, it is not the subject branch of economy. So terminologies are not like economy. It is a society-based subject. Terminologies are different. When you are going to write answers, you need to follow this. That's why the comprehensive reading from the authors is must suggestible. You need to read from the authors. Authors will follow the faculty sentiment, faculty protocols. They will give you the subject-specific terminology, the sentence making, the idea. The sentence making in physics is totally different. It's totally different. If you are the student of the science branch, you will observe that sentence making in physics is totally different than the sentence making in the society. Look, and that the answer writing in history is totally different than the answer writing in biology. You need to understand that. Okay? And that you can grasp by reading the books correctively in a relevant manner. That is all.
और कुछ नहीं है भाई, बड़ा सरल है, सरल है, बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिमाग है, दिमाग में है, जो है दिमाग में है। तो ये इतना सुना, इट इज़ अ कलेक्टिव वायलेंस when large sections of people in the community fail to achieve their collective goals or feel that they are being discriminated against and deprived of equal opportunities, they feel frustrated and disillusioned, and this collective frustration lead to collective violence. अब ध्यान से समझना, but there is a concept. Look, whole community जो है वो वायलेंस के फेवर में नहीं होती है, ध्यान से समझिए। इनफैक्ट जब भी आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करेंगे ना, कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स रहेंगे जो ऑलवेज कोशिश करेंगे कि जो उनकी आइडियोलॉजी ऑफ वायलेंस है वो जल्द से जल्द कम्युनिटी के द्वारा सब्सक्राइब कर ली जाए, और वो इसके लिए क्या प्रमोट करेंगे, जो कम्युनिटी के लेवल पर पहले नॉन वायलेंस एफर्ट्स किए जा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी डिप्रिवेशंस को ख़त्म कराने के लिए, डिस्क्रिमिनेशंस को एंड कराने के लिए, दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव कि ये नॉन वायलेंस एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, ये सफल नहीं होंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो अदर कम्युनिटी इस कम्युनिटी के एफर्ट्स के फेलियर को उजागर करे, उससे ज़्यादा तो इसी कम्युनिटी में एक सब ग्रुप होता है जो फेलियर्स को प्रमोट करता दिखाता रहता है ऑलवेज यंगस्टर्स को, कि देखो क्या क्या हासिल कर लिया इन्होंने, क्या पाया इन्होंने, क्या मिला, मीटिंग का क्या फ़ायदा हुआ, शांति से बात करने का क्या नतीजा निकला, पेशेंस रखा, वेट रखा, क्या हुआ, हमने उनकी पहली बात मानी, पिछला कानून माना, क्या निकला, हुआ कुछ, हमने अपने अपने इलाके की ज़मीन दी कॉलेज बनाने के लिए, मिले दाखले, मिले लेक्चरशिप हुई तुम्हारी, नहीं, तो देयर आर मैनी थिंग्स। बट ओवरऑल अगर आप कम्युनिटी के लेवल पर देखें तो शुरुआत वायलेंस के सेंस में नहीं होती, नॉन वायलेंस मैनर को फॉलो करने की बात होती है। बट देयर इज़ अ सब ग्रुप जो ये चाहेगा कि वायलेंस से ही नतीजे निकलेंगे, वायलेंस ही एक सक्सेसफुल टूल है जिसके वजह हम रिजल्ट अचीव करेंगे। इसे भी हमें डिस्कार्ड नहीं कर देना कह के कि ये बड़ा वायलेंट है, ये सोचना है कि इंडिविजुअल्स इस वायलेंट आइडियोलॉजी को अपना क्यों जाते हैं। फिर ये जब समझेंगे तो कलेक्टिव कम्युनल वायलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। Why individuals are opting for this communal this violence concept? This is the important. So, however, it is not the whole community which launches a violent protest. You need to understand that. In fact, the action planned by the discontented people माने असंतुष्ट लोग, contentment माने संतुष्टि, contentment is a beautiful option to follow in a life as compared to the prosperity. Look, there is no end to the prosperity, but at some point of time you need to feel contented. You need to understand that. In fact, the action planned by the discontented people against the ruling group or the power elite is often non-violent. ये अधिकतर non-violent ही होता है, जो एक्शन प्लान किया जाता है वो अधिकतर non-violent ही होता है। ये सिचुएशन है। It is only a small band of protesters who consider non-violence ineffective and violence essential for the success of the struggle. Violence को essential मानते हैं struggle की success के लिए। So, अगर हम पूरे concept को देखें, the majority of the people disown and oppose the violent behavior of the subgroup by describing it as an irresponsible behavior. तो आप कई बार देखेंगे कम्युनिटी के जो सिंसियर नेता होते हैं या बड़े नेता होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये गैर वाजिब था, ये नहीं मानते, हम हमारे समुदाय मिलके रहना चाहता है, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी दूसरे मजहब के साथ, हम तो पहले इकट्ठे रहते थे, हम तो भाई भाई आपस में, ये कुछ शरारती तत्वों ने कर दिया है, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अ स्मॉल बैंड ऑफ पीपल अजीब तरीके से नाचेंगे, गाएंगे, स्लोगन लहराएंगे, प्लेकार्ड लहराएंगे, उकसाएंगे दोनों एक दूसरे को, बेइज्जती भरी बातें, सब कुछ, मतलब क्योंकि लार्जर कम्युनिटी शिकार हो जाती है फिर, क्योंकि एक बार जब आग भड़क गई लपटें सबको लपेटेंगी। पर वो बैठ के यही कह रहे होते कि मत करो भाई, ऐसा मत करो यार, शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो, सब भड़क जाएगा, घर बार नाश हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे अपन। समझो इस बात को, ये सब ग्रुप को हमें स्टडी करना है। ये वायलेंस को स्ट्रगल की सक्सेस का कारण क्यों मानता है? होल कम्युनिटी में जो फिर इंडिविजुअल्स हैं जो वायलेंस पहले तो एक स्ट्रगल का सक्सेस का रीज़न मान रहे हैं वो, और जो इस आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं वो, ये इतने अग्रेसर्स क्यों बन जा रहे हैं?
अग्रेशन का स्थान कहाँ है ये जानना है। वेयर इज द प्लेस ऑफ अग्रेशन इन दैट कम्युनिटी। जब वो कम्युनिटी नॉन वायलेंस को एक रास्ता बनाना चाहती है, मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वायलेंस को डिसओन कर रही है, फिर वायलेंस हो कैसे रहा है? बड़ा जादू है ये, अखबारों में रोज आ रहा है। नहीं चाहते हम दंगे, नहीं चाहते हम लड़ाइयाँ, नहीं चाहते। आप भी सुन के हैरान है, तू नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, कर कौन रहा है फिर? पुलिस वाले को भी अक्सर कह रहे होते हैं, अरे पुलिस कैमरामैन पूछते हैं, हाँ जी दंगा हुआ। दंगा कौन चाहता है? हम तो नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। तो फिर आप भी हैरान हो जाएंगे, करने वाले कौन थे फिर, किधर चले गए? ये कॉन्सेप्ट है। सो however, it is not the whole community which launches a violent protest. In fact, the action planned by discontented people against the ruling group or the power elite is often non-violent. It is only a small band of protesters who consider non-violence ineffective and violence essential for the success of the struggle. The majority of the people disown and oppose the violent behavior of the subgroup by describing it as an irresponsible behavior. Then the question is, what causes the group of individuals to be violent? कौन इन्हें वायलेंट बनाता है? टू प्रोपोजिशंस आर देयर. फर्स्ट वन, इट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन. वायलेंस प्रोवोकेशन का उकसावे का जवाब है. तो उकसावे को हम समझना है. फिर कोशिश हो कि उकसावा ना फैले. उकसाने वाले भाषण, बयान, इमेजेस, फोटो, कुछ भी प्रोवोकेशन होगी, किसी भी दल को प्रोवोक करेंगे, रिएक्शन में आता है वायलेंस. सो फॉर फर्स्ट प्रोपोजिशन, इट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. घर में भी आप कहते हैं ना, पोक मत कर. बिग बॉस में कितना सुना, ये मैंने वहीं से सीखा. तो मेरे को पोक कर रहा था, मतलब वही, मतलब कि ये प्रोवोक कर रहा था, मुझे उकसा रहा था, तो मैंने ये जवाब दिया. सो इट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन. सेकेंड प्रोपोजिशन इज, it is a response that violence is a response that is consistent with norms supporting its use. जो भी norms, मतलब वो जो दल है वो कई तरह के ऐसे norms क्रिएट करता है कि वायलेंस अगर करेंगे तो हमारे सम्मान अस्मिता का वर्चस्व स्थापित होगा, उनकी सम्मान और अस्मिता को ठेस पहुंचेगी, और जब ये होगा तभी हम उनसे मजबूत होकर के दिखेंगे, उनके ऊपर दिखेंगे, अपनी टांग उन पर आएगी फिर. तो ऐसे कई नॉर्म्स बनाए जाते हैं वायलेंट ग्रुप के द्वारा, और उन नॉर्म्स को सफल बनाने में फिर वायलेंस ही तो काम आएगी. अगर नॉर्म्स ही ऐसे बनाए हैं जिनको सफल बनाने में आपने नॉर्म बनाया अपने लिए कि भाई सेकंड कभी नहीं आना, फर्स्ट से 12 तक, ये टंटा बना के बैठे हो घर में, है ना, और रास्ता फॉलो कर रहे हो चिल्लम चिल्ली वाला, घूम रहे हो 24 घंटे, तो नॉर्म्स गए भाड़ में, हो गए फेल. अब नॉर्म बनाया है फर्स्ट आने वाला, तो उसे सफल करने के लिए फिर रूटीन भी वही बनाओगे, फिर हथकंडा तरीका भी वही अपनाओगे. फिर अब इधर नॉर्म्स ही ऐसे बनाते हैं जो नॉर्म्स तभी पूरे होंगे अगर वायलेंस होगी. तो ये दूसरी प्रोपोजिशन है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स दैट इज कंसिस्टेंट. सो वायलेंस इज अ रिस्पॉन्स दैट इज कंसिस्टेंट विद नॉर्म्स सपोर्टिंग इट्स यूज, यानी कि सब विद नॉर्म्स सपोर्टिंग द यूज ऑफ वायलेंस. ओके, ये दो प्रोपोजिशंस हैं, आएंगी समझ. सोशल बैरियर थ्योरी इसमें कैसे हेल्प करती है, समझो. द कंडीशंस विच लीड टू कलेक्टिव कम्युनल वायलेंस आर स्ट्रेस, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस ऑफ वेरियस काइंड्स. कलेक्टिव वायलेंस कब होती है? जब स्ट्रेस बिल्डअप हो, जब स्टेटस का फ्रस्ट्रेशन हो जाए, हमारा स्टेटस बीइंग अ मेल, फीमेल, बीइंग अ कम्युनिटी, और कई तरह के crisis of unemployment, crisis of food, crisis of land, crisis of houses. There are many crises. I will explain each and everything. First I am going to read this, okay, then I will explain. So the conditions which lead to collective communal violence are stress, status frustration and crisis of various kinds. Aggressors use violence because they suffer from insecurity and anxiety. घरों में भी, समाज में, हर जगह अग्रेशन उस व्यक्ति के हाथों आता है जो इनसिक्योर होता है, जिसमें एंजाइटी होती है. इस इनसिक्योरिटी एंजाइटी का कारण कहाँ है? Origin of these feelings of insecurity and anxiety can be traced to the social barriers created by the oppressive social system. Look, social system is oppressive, not giving rights for the education to the girls. Understand this. समझाने के लिए समझा रहा हूँ, हम तो कम्युनल वायलेंस समझने जा रहे हैं. आप समझेंगे कि सोशल बैरियर में सोशल सिस्टम कैसे ऑपरेसिव होता है. ऐसे होता है, पानी पीने के अधिकार नहीं देने दलितों को. ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो स्टेटस फ्रस्ट्रेशन हो गई, स्ट्रेस बिल्डअप हो गया दिमाग पे कि ये क्या चल रहा है, हो गई कहानी खत्म. क्राइसिस पैदा हो गए, पानी तक नहीं घर में.
औरत पानी ढूंढने जा रही 15-15 किलोमीटर तक, परिवार की आर्थिक परिस्थिति बदहाल, बच्चे पढ़ लिए, फिर तो हो गई जिंदगी से। ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, हमें कम्युनल वायलेंस में से अलग मैनर में देखना है, ओके, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि आप इसे प्रैक्टिकली समझ पाएंगे लिखा क्या अंग्रेजी में। तो वो ये बता रहा है कि दिस द ओरिजिन ऑफ दीज फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी कैन बी ट्रेस्ड टू द सोशल बैरियर्स क्रिएटेड बाय द ऑपरेसिव सोशल सिस्टम, बाय द पावर एलीट। पावर एलीट वो जो सत्ता में बैठे हैं, वो नीतियां ऐसी बनाते हैं, वो जो मुखिया, वो जो समाज के पैरोकार कि बड़ा साथ में बैठ बैठ के खाना खाता है उनके, तेरे को समझाएंगे। सो द पावर एलीट, social barrier created by the oppressive social system, social barrier created by the power elite, social barrier created by the individual's own background, उसकी खुद की background, social barriers created by the upbringing of the individual and the social barriers, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, put up hurdles, उसके रास्ते में hurdles पैदा करती हैं for him and serve to aggravate his tendency to irrational and unrealistic attitude to the social norms and social institution। फिर वो व्यक्ति social norms और social institutions को लेकर के unrealistic और irrational हो जाता है, फिर वो कहता है मैं हो गया बागी। बेटे हिंसा नहीं करनी, अब भाड़ में जा। बेटे सब भाई बहनें, सारी औरतें हमारी, सबकी बहनें हमारी बहन है, तो साइड चल निकल। बेटा अपने बुजुर्गों की सम्मान करना, चल। बेटा सर्वधर्म सार्वभौमिकता से जीना, साइड निकलो। वो अनरियलिस्टिक हो जाता है, इनरैशनल हो जाता है सभी एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, और यही सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल नॉर्म्स हमारे समाज को शांति देते हैं, सौहार्द देते हैं, सार्वभौमिकता देते हैं। बट वो तो अब इनसे पूरी तरह से उठ गया है। वो कहता अब नहीं मानता मैं किसी की, अब वो वायलेट करेगा हर चीज़ को। दुकानें जलेंगी, औरतों की आबरू लुटेगी, बुजुर्ग मरेंगे, बच्चे अनाथ होंगे, जबकि ये सारी चीज़ें कोई भी सोसाइटी में एज अ टैबू ये सब चीज़ों बैन होती हैं ना, ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं, नहीं करनी ना। ये हम कैसे कर पाते हैं? सोशल नॉर्म्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें बचपन से सिखाते हैं, पाप है, किसी को मारना पाप है, पाप है, पाप है। लेकिन अब हम नहीं मान रहे हैं कि ये पाप है, क्योंकि ये जो इतनी सारे सोशल बैरियर्स हमारे सामने आए, वो ऑपरेसिव सोशल सिस्टम के हों या पावर एलीट के हों या हमारी खुद की बैकग्राउंड के हों या हमारी अपब्रिंगिंग के कारण हों या बीट एनीथिंग, उसने अब हमें ऐसा बना दिया है कि अब हम उन सोशल नॉर्म्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेके सौतेले से हो गए। नहीं पल्ले पड़ती तुम्हारी बातें, नहीं समझ आता मुझे ये सब, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट इन द मिशन कश्मीर मूवी। बहुत समझाने की कोशिश करता है संजय दत्त ऋतिक रोशन को, वो उतना ही फ्रस्ट्रेट होता है कि मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी बातें, गो टू हेल। संजय दत्त उसे समझाता है कि तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया इसने, अपनी बीवी के बारे में कि तुझे मैंने पाला है, उसकी शिक्षा को तू तार तार करेगा। तो वो जो लड़ रहा है अपने आप में, वो जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो संजय दत्त की बातें सुन के, वो इसलिए कि संजय दत्त उसे बता रहा है कि सोशल नॉर्म्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर, लेकिन वो कह रहा है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, यू गो टू हेल। बट अल्टीमेटली संजय दत्त कामयाब हो जाता है उसे सोशल नॉर्म्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ अलाइन करने में। और ऐसे में जब ऋतिक रोशन अलाइन हो जाता है, फिर उसका जो आका है जैकी श्रॉफ, वो उसके खिलाफ हो जाता है। तब जैकी श्रॉफ को प्रॉब्लम होती, कहते बच्चा तू बहक गया है, बच्चा बच्चा तू बहक गया। तब ऋतिक कहता बहका नहीं, सुधर गया। बहकाया तो तूने था, मैं तो सुधर गया। दैट इज़ द स्टोरी। भाई इन्हीं पे फिल्में बनती है, किताबों पे ही। फिल्में किताबों से अलग नहीं है, तुम बस जीना सीखो। उधर फिल्म चल रही होती, दिमाग में किताब चल रही होती कि अच्छा माय गॉड ये तो किताब ही चल रही है, यही लिखा उसमें। सो दीज आर द थिंग्स, ओके। तो समझाएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल देंगे, नथिंग टू वरी। तो these things, these social barriers serve to aggravate his tendency to irrational and unrealistic attitude to social norms and social institutions। 3 मोटे मोटे फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं किस चीज़ में, कि ये जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है इसके पीछे। फर्स्ट वन, सो देर आर 3 फैक्टर्स इन अग्रेसर्स बिहेवियर। उसका ऐसा बिहेवियर बना 3 फैक्टर। पहला, एडजस्टमेंट, स्टेटस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा वो अपने, माल एडजस्टमेंट है, समझाऊंगा। अटैचमेंट टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति उसकी अटैचमेंट के बेसिस ही बदल चुके हैं। तीसरा, कमिटमेंट टू द वैल्यूज़, अब वो किन्हीं और ही वैल्यूज़ को कमिटेड है,
उन वैल्यूज़ को नहीं जो बचपन से एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाने वाली वैल्यूज़ थी। वैल्यूज़ शिफ्टेड, वैल्यूज़ चेंज, तो कमिटमेंट टू द न्यू वैल्यूज़, not to the existing norms. So commitment to the values, attachment to the community in a different manner and adjustment that is completely maladjustment. हमपन को ये स्टेटस नहीं मांगता, नहीं चाहिए, बदल देंगे. These factors are important and these factors are the basis of the aggression, aggressive behavior. And there are other factors like this, a social environment जिसमें वो individual पल रहा होता है. A socialized personality of individual socialize होना कम कर देता है. डाइवर्स कम्युनिटीज़ के साथ मिलना बंद, डाइवर्स कस्टम कल्चर मैनर के साथ मिलना बंद, एक ही विचारधारा, एक ही सरगना, एक ही आदमी के ख्यालों में, उसके सोच में, उसने जो कह दिया बस वही मान लिया, बच्चा बस यही सही है, कहता ठीक है. इसलिए ये आइसोलेटेड से होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करती किसी से, शांत रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, अपनी धुन में रहेंगे, ये कारण होता है. इसीलिए जब भी इनका किसी तरह का कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो, इनके आका को टेंशन हो जाती है. और हर फिल्म में देखा होगा कि कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब हीरोइन लड़की उसकी लाइफ में एंटर होती है, सुधारने की कोशिश करती है सब कुछ, जब उसकी बातें बदलने लगती है लड़के की, आका को प्रॉब्लम हो जाती है, कहता बदलने लगा है बच्चा, ठीक कर देंगे बच्चा, तो लड़की को मरवा देते हैं, वो वापस से फिर उसी जुर्म की दुनिया में. देखे होंगे ऐसे सीन. दीज आर द थिंग्स. चलिए अब इसे अंडरस्टैंड करें, क्या समझाया ऑथर ने उसके बारे में. देखो, जब एडजस्टमेंट की बात होती है, इट इज़ माल एडजस्टमेंट, कि दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल टू एडजस्ट विद द थिंग्स. सेकेंड, अटैचमेंट की बात है तो इट इज़ नॉन अटैचमेंट, एंड कमिटमेंट की बात है तो इट इज़ नॉन कमिटमेंट. सो माल एडजस्टमेंट, नॉन अटैचमेंट एंड नॉन कमिटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल लीड टू अ फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन. ठीक है, जो भी कस्टम कल्चर वैल्यूज़ हैं, आप उनके साथ कमिटेड नहीं रह पा रहे हैं, यू आर नॉट कमिटेड टू दैट. द थिंग इज़ कि आपको ऐसा लगता है कि किसी दूसरी कम्युनिटी या किसी दूसरे इंडिविजुअल के रिलेशन में यू आर डिप्राइव्ड. द वर्ड इज़ रिलेटिव डिप्रीवेशन. किसी भी एक इंडिविजुअल को दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि वो डिप्राइव्ड है, या दूसरी कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसे लगता है कि मैं डिप्राइव्ड हूँ. ओके, दैट्स वाई इसके लिए वर्ड कौन सा है, रिलेटिव डिप्रीवेशन. और इस रिलेटिव डिप्रीवेशन का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, द रिलेटिव डिप्रीवेशन इज़ द perceived discrepancy between group's expectation and their capability. तो एक ग्रुप को ऐसा लगता है कि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती, रिसोर्सेज मिली होती, तो जो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना था, वो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ फुली नर्चर नहीं हो पाई, फुली यूटिलाइज नहीं हो पाई, और उसकी डिप्रीवेशन का आज कारण यही है. इसलिए वो जो एक्सपेक्ट करता है किस कॉन्टेक्स्ट में, उसकी कैपेबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में. सो द परसीव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ग्रुप्स एक्सपेक्टेशंस एंड देयर कैपेबिलिटीज़. उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि उसको कैसी सोशल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इसके कॉन्टेक्स्ट में आज जो उसकी कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप हुई हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, ये जो गैप है बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड द कैपेबिलिटीज़, यही उसको ऐसा लगता है कि उसकी डिप्रीवेशन को जन्म दे रहा है. तो दैट इज़ द perceived discrepancies. This concept is perceived discrepancy. The whole concept is about perception. It is about perception. ये discrepancies हैं perceived. So relative deprivation is the perceived discrepancy between the group's expectation and their capabilities. क्यों बोला ऑथर ने इसे perceived discrepancy? देखो, आपकी जो expectations हों और आपकी उसी के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप हों. जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आपने मंडे को जिम ज्वाइन किया है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, और आप मानते हैं कि नेक्स्ट मंडे तक आप 50 kg की बेंच प्रेस लगा लेंगे, ये आपकी कैपेबिलिटी होगी. आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि दिस वुड बी योर कैपेबिलिटी बाय द नेक्स्ट मंडे. ऐसे में आप मानते हैं कि इस एक्सपेक्टेशन और इस कैपेबिलिटी के बीच में कई गड़बड़े हो गई, डिस्क्रिपेंसीज. तो यू थिंक दैट देयर आर डिस्क्रिपेंसी, DISCREPANCY, डिस्क्रिपेंसी हो गई, गड़बड़ियाँ हो गई. क्या गड़बड़ियाँ हो गई?